गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक नए चैप्टर के विषय में अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम के जो खंड विभाजित किए गए हैं, उस पाठ्यक्रम के खंड का में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि खंड का में आप लोगों का अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न आएंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि अपठित बोध से पिछले पाठ्यक्रम को देखा जाए तो पिछले पाठ्यक्रम में अपठित बोध से अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाते थे प्रश्न पत्र में, परंतु इस बार बोर्ड द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया, जिसमें से अपठित बोध से अपठित पद्यांश का टॉपिक्स हटा करके ओनली अपठित गद्यांश से ही प्रश्न पूछने का निर्णय किया गया। अब हम लोग आते हैं कि इस अपठित बोध से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें कि प्रश्न पत्र के खंड का में आप लोगों को एक गद्यांश लगभग 100 से 150 शब्दों में, या कहें कि 100 या 150 शब्द का एक कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना का वर्णन करते हुए एक प्रकार से पैराग्राफ्स दे दिया जाएगा। आपको उसी गद्यांश के भाव, अर्थ और घटना के आधार पर आपसे लगभग 6 क्वेश्चंस या कहें 6 प्रश्न आप लोगों को उस अपठित गद्यांश से पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को एक नंबर के पूछे जाएंगे जो 2 नंबर के होंगे, और 4 क्वेश्चन आप लोगों को 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, जो कुल मिलाकर के 6 प्रश्न बनते हैं। और 6 प्रश्नों के बीच में आप लोगों को 10 नंबर का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जो पाठ्यक्रम आपको रखा गया, उस पाठ्यक्रम को आप प्रीवियस क्लास में, क्लास 8th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि पूर्व ज्ञान के साथ साथ नवीन ज्ञान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक्स को समझने में भी आप लोगों को बहुत बड़ी आसानी होगी। अब हम लोग अपने विषय की ओर चलते हैं। तो ध्यान दें कि अपठित गद्यांश अर्थात सबसे पहले हमको यह जानकारी रखनी है कि अपठित माने होता क्या है। अपठित आप लोगों ने पढ़ा है कि अपठित शब्द, आप लोग इसको अलग अलग कीजिए। अपठित शब्द में पठित मूल शब्द में आ उपसर्ग
मिलकर के अपठित शब्द बना। पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, और अपठित शब्द में आ उपसर्ग जुड़ करके अर्थात इसके विपरीत अर्थ आ गया ना पढ़ा हुआ, अर्थात बिना पढ़ा हुआ। अब प्रश्न यह आता है कि कभी कभी प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे गद्यांश दे दिए जाते हैं जिसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, है? तो विद्यार्थी कह सकते हैं कि सर इस गद्यांश को तो हम पढ़ चुके हैं परंतु इसका नाम अपठित गद्यांश हो गया। तो उनको बताना चाहूँगा कि अपठित का तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसको कभी पढ़े ही ना होंगे। इसका मतलब यह होता है कि आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित जो पाठ्य पुस्तकें हैं, कृतिका और क्षितिज, उस पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पाठ हैं उन पाठों से, अर्थात वर्तमान काल क्लास 9th में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उन गद्यांशों में से गद्यांश ना आकर के कुछ अलग से हट करके आप लोगों को गद्यांश पूछे जाएंगे। हो सकता है कि जो गद्यांश आपके चैप्टर में दिए गए हैं उसे आप प्रीवियस क्लासेस में आप लोग अध्ययन कर चुके होंगे, या हो सकता है कि किसी महापुरुष के विषय में वर्णन किया गया हो, या किसी विशेष स्थान के विषय में वर्णन किया गया हो, किसी विशेष वस्तु के विषय में वर्णन किया गया हो, तो हो सकता है कि आप उसको कहानी के रूप में भी सुने होंगे। हो सकता है कि वर्तमान समय में भी आप किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में या कहीं भी आप उस चीज़ को सुने होंगे, परंतु अपठित गद्यांश में जो गद्यांश होगा वह आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी भी पाठ से कोई भी गद्यांश नहीं होगा। उसको आप पाठ्यक्रम में नहीं पढ़े हुए हैं। जो गद्यांश होगा अपठित गद्यांश में वह आपके पाठ्यक्रम में नहीं होगा, इसलिए इसका मतलब रखा गया अपठित गद्यांश। इतनी बात तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी कि अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है। अब आगे आ जाइए, अपठित गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों के शाब्दिक अर्थ के साथ साथ समग्र गद्यांश के भावार्थ को समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पाठ को समझने की योग्यता में वृद्धि होती है। समझ रहे ना कि आपका जो गद्यांश होगा अपठित, उस गद्यांश में, उस पैराग्राफ्स में जो निहित जो प्रयोग किए गए शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ को, अर्थ के साथ साथ जो गद्यांश के भावार्थ है उसको भी समझते जाना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके बाद इस अपठित बोध को रखने का तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या होता है ना? तो कहते हैं कि गद्यांश में प्रयुक्त जो विषय है उसकी भाषा को समझना, आप ध्यान दीजिए, उसकी भाषा को समझना, उसका तार्किक विश्लेषण अर्थात जो लॉजिकल, जो उसकी लॉजिक है, उसका तर्क क्या कहता है, उसका विश्लेषण क्या है, उसको भाषा शैली को परखना और छात्रों में बौद्धिक चिंतन मनन की क्षमता को बढ़ाता है। बोर्ड द्वारा अपठित गद्यांश को पाठ्यक्रम में रखने का जो उद्देश्य है वह है बालकों के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो
कोई भी घटना या वस्तु या कोई भी उसके समक्ष वर्तमान में तत्कालीन आ जाती है तो उस घटना, उस वस्तु, उस व्यक्ति की विषय में वो कितना सोच सकता है, कितना लॉजिक रख सकता है, कितना चिंतन मनन कर सकता है, इस बौद्धिक क्षमता का विकास होता है या उसकी बौद्धिकता का पता चलता है। इसलिए भी इस पाठ्यक्रम को रखने का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्या है? कहते हैं कि इसके द्वारा छात्रों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। देखिए होता क्या है कि पठित कोर्सों में, जो पढ़े हुए कोर्सेज होते हैं, उसमें टीचर्स अपनी क्षमता, अभिव्यक्ति या अपना ज्ञान उसमें आप पर आरोप कर सकता है। हो सकता है कि टीचर्स ने जो उत्तर लिखाया वो अपेक्षा भी रखते होंगे कि हमने जो लिखाया वही आप उसको उत्तर में लिखें, परंतु अपठित बोध में आपकी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। आप किसी भी घटना, वस्तु या किसी भी तत्व के विषय में कितनी आप अभिव्यक्ति रख सकते हैं, उस क्षमता का भी विकास करता है। नेक्स्ट कहता है इसके लिए भाषा का पर्याप्त ज्ञान, उस पर पकड़ और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकसित होना आवश्यक है। इसके पश्चात आप लोगों को आता है कि इसका अभ्यास साहित्य में रुचि उत्पन्न करने, बौद्धिक क्षमता तथा भावों के ग्रहण करने की क्षमता के विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात ये जो अपठित बोध होता है, इससे बालकों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, इंटरेस्ट होता है और उनकी मेंटलिस्ट पावर जो होती है, मेंटलिस्ट कैपेसिटी जो होती है, जो बौद्धिक क्षमता होता है और किसी के भावों को ग्रहण करने की कैपेसिटी, हो सकता है कि कोई कवि उस गद्यांश को, कभी कोई लेखक लिखा होगा, उसका क्या भाव है, उस गद्यांश का भाव क्या हो सकता है, इस भाव को ग्रहण करने की क्षमता भी बालकों के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो उसे अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए एक माध्यम बनता है, एक हेल्पफुल होता है, एक सहारे के रूप में कार्य करता है। अब सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कि आपको पाठ्यक्रम में, खंड का में प्रश्न पूछने का क्या सिस्टम होता है। आपके पाठ्यक्रम में 100 से 150 शब्दों का एक गद्यांश दे दिया जाएगा। इसके पश्चात आपको उस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कुछ आवश्यक बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, जिसे आप लोग ध्यान दे करके उसको आप लोग अपना हल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जब पाठ्यक्रम में आपका गद्यांश आए तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप अपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएं। ठीक है, अपने गद्यांश को 1 से 2 बार उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। पढ़ने के पश्चात आप अपने प्रश्न को फिर एक बार पढ़ें। जितने भी प्रश्न आपको उस प्रश्न पत्र में उस गद्यांश से संबंधित दिए गए हैं, उस
प्रश्न को आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक दृष्टिगत कर ले, उसको पढ़ लें और ध्यान दें कि प्रश्न पूछा क्या गया है। फिर उसके बाद आप फिर से अपने गद्यांश को एक बार पढ़ें और जैसे जैसे उत्तर आपको मिलता जाए आप अंडरलाइन करते 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 आप उसमें पेंसिल से लिखते जाएं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर आंसर, इस प्रकार से आप उसमें एक इंडिकेट कर लें, एक चिन्हित कर लें कि हमको इसके आधार पर अपने प्रश्नों को उत्तर देना है। आप ध्यान दें कि आप जब भी उसका उत्तर दें तो ये आपके मन में ध्यान होना चाहिए कि आपका उत्तर गद्यांश के दिए हुए जो तथ्य हैं उसी के आधार पर आपका उत्तर होना चाहिए। आप ध्यान दें कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक जब पढ़ेंगे तो आपको यह भी समझना होगा कि उस गद्यांश में मूल रूप से कहा क्या गया है और उसके पश्चात गद्यांश के जो केंद्रीय भाव है, जो मेन उसका मूल भाव है, उस मूल भाव को आप समझने का पूरा प्रयास करें और ध्यान रखें कि आपको अपनी ओर से बहुत ज्यादा अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए उत्तर देते समय। इसके पश्चात जब आप अपने प्रश्न को हल करेंगे तो आपको एक प्रश्न उस गद्यांश के केंद्रीय भाव या कहें कि आपको उस गद्यांश का शीर्षक आ जाता है कि अमुक उपर्युक्त दिए गए गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो आपको शीर्षक लिखते समय ध्यान देना होगा कि आपका शीर्षक आपके गद्यांश के केंद्रीय भाव के अनुकूल होना चाहिए। आप जब उसको पढ़ेंगे तो उस अपठित गद्यांश में क्या मूल रूप से भाव व्यक्त होता है, उस मूल भाव के अर्थ के आधार पर ही आपको उसका शीर्षक लिखना पड़ेगा। और ध्यान देना है कि कुछ लोग शीर्षक एक एक सेंटेंस का लिख डालते हैं, पूरा का पूरा उत्तर सहित लिख डालते हैं, तो आपको इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। शीर्षक का निर्धारण करते समय आपके मन में यह बात होनी चाहिए कि वह जो शीर्षक के जो शब्द हो उस गद्यांश के सटीक हो, उसके अनुकूल हो और संक्षिप्तता का विशेष ध्यान देना चाहिए। आपका शीर्षक एकदम संक्षिप्त हो, छोटा होना चाहिए और जो अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर देना होता है आपको, उसके अलावा भी आपको यह ध्यान देना है कि आपके प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वह स्पष्ट रूप से पूर्ण वाक्य में होने चाहिए। लगभग 25 से 30 शब्दों में आप लोग उसका उत्तर दें। भी 25-30 के आसपास अगर हो सकता है कि आपका उत्तर कम शब्दों में भी हो जाए तो भी कोई ज़्यादा आपको चिंता करने का विषय नहीं है, बशर्ते प्रश्न पत्र में जो प्रश्न उस गद्यांश से संबंधित आए हुए हैं बस उस प्रश्नों का हल आप लोग अपने जितने शब्दों में दे सकें आप उसको उस शब्दों में आप अभिव्यक्त कर दें। कोशिश यह करना है कि कम से कम शब्दों में आप लोगों को अपनी अभिव्यक्ति करना। इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहली बार फिर से एक बार हम लोग आते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में जो गद्यांश दिया होगा उसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
पढ़ने के पश्चात आप अपने प्रश्नों को समझें। प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके आधार पर आप फिर से एक बार गद्यांश को पढ़ते जाएं और अंडरलाइन करते जाएं में मुख्य बिंदुओं पर। उसके पश्चात आप लोग अपने उत्तर को देने का प्रयास करें। ध्यान रखना है कि आपका जो शीर्षक का प्रश्न होगा वो आपके गद्यांश के आधार पर ही होना चाहिए और संक्षिप्तता का विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपके जो उत्तर हो वह संक्षिप्त हो, कम शब्दों में अपनी बातों को अभिव्यक्त कर देने का आप लोगों के अंदर जो बौद्धिक क्षमता है उसका आप लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आप लोग की ध्यान दीजिए। इस प्रकार से आप लोगों को एक गद्यांश दे दिया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को एक गद्यांश दिया गया। आप सभी स्टूडेंट्स इस गद्यांश को एक बार सही से पढ़ लेंगे और फिर ध्यान देंगे कि इस गद्यांश से संबंधित आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगभग 5 प्रश्न आप लोगों को दिए गए। उन 5 प्रश्नों को उत्तर भी आप लोगों को इसी गद्यांश के आधार पर आप लोगों को देना होता है। आप सभी स्टूडेंट अपने इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। फिर उसके पश्चात आप लोग उसका उत्तर भी आप लोग इसमें देंगे। जैसे आप लोग देखिए कि गद्यांश में दिया हुआ है कि जीवन में वही मनुष्य सफल है जो समय के साथ चलता है। कुछ लोग तो ऐसे दूरदर्शी होते हैं जो आने वाले समय को पहले ही भांप जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी योजना पहले ही बना लेते हैं तथा हर कसौटी पर सफल होते हैं। हमें समय के साथ आगे बढ़ते हुए अपना काम पूरा करते रहना चाहिए। कल के भरोसे काम को छोड़ना समस्याओं को आमंत्रित करना है। समय बड़ा ही बलवान होता है। समय के अनुरूप चलने वाला गरीब से गरीब अमीर बन जाता है, जबकि समय को ठीक से ना समझने वाला, ना भांपने वाला अमीर से कंगाल बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिनसे उसके भाग्य का बनना और भाग्य का बिगड़ना तय हो जाता है। अगर व्यक्ति ने समय की सही गति या दिशा को समझ लिया तब तो वह सफल हो गया, अन्यथा उसके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। देखिए, ध्यान दीजिए, खेल कूद खासकर दौड़ प्रतियोगिता में समय ही सर्वाधिक निर्णायक होता है। कल्पना चावला को ले जाने वाला अंतरिक्ष, कोलंबिया आदि कुछ मिनट और ठीक रहता तो शायद वे और उनके सभी साथी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित बच जाते। अतः हम कह सकते हैं कि मानव जीवन का सबसे नियामक घटक समय ही है। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि इस गद्यांश में आप लोगों को समय के विषय में बताया गया है। मूल रूप से समय की चर्चा की गई है कि मनुष्य के जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप प्रश्न पढ़ेंगे, दूरदर्शी व्यक्ति सफल क्यों होते हैं, है ना। अब आप देखिए, आपके प्रश्न पत्र में आपका ये आपके गद्यांश में दिया है कि जो दूरदर्शी होते हैं आने वाले समय को पहले ही
भाग जाते हैं, है ना। और ऐसे व्यक्ति अपनी योजना पहले ही बना लेते हैं तथा हर कसौटी पर सफल होते हैं। तो जरा देखिए दूरदर्शी व्यक्ति सफल क्यों होते हैं, तो आप इसका उत्तर देखिए। जो लोग दूरदर्शी होते हैं वे आने वाले समय को पहले ही भांप जाते हैं, है ना, पहले ही समझ जाते हैं, और जिसके कारण वे अपनी योजना उस समस्या से निपटने के लिए पहले ही बना लेते हैं, उस योजना पहले ही बना लेते हैं और हर कसौटी पर सफल सिद्ध होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछता है कि समय के साथ नहीं चलने वाले का क्या हश्र होता है। फिर आप अपने गद्यांश में जाएंगे, कह रहे हैं कि जो समय के साथ नहीं चलता है वह अपने जीवन में असफल होता है। समय के साथ न चलने वाले व्यक्ति को समस्याएं घेर लेती हैं और उसके जीवन में असफलता ही उसके जीवन में लगती है। आप देखिए आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर भी आपको उसी गद्यांश में मिल जा रहा है। नेक्स्ट है मानव जीवन का सबसे बड़ा नियामक घटक क्या है और कैसे है। आप गद्यांश में पढ़े होंगे कि मानव जीवन का सबसे नियामक घटक समय होता है जो सर्वाधिक निर्णायक होता है। और कहते क्यों, कहते हैं कि जिस किसी ने अपने जीवन में समय को समझ लिया वह अपने जीवन में सफल हो जाता है, वह हर परिस्थिति में अपने जीवन में सफल होता है। इसके पश्चात प्रश्न आता है स्वयं पर निर्भर रहने वाला क्या कहता है और दूर को सोचने वाला क्या होता है। तो कहते हैं कि दूर को सोचने वाला दूरदर्शी होता है। आपके गद्यांश में दिया है दूरदर्शी, दूरदर्शी माने होता है दूर को सोचने वाला। अंतरिक्ष यान कोलंबिया में भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, आपके गद्यांश में दिया है। अंतरिक्ष यान कोलंबिया में भारतीय मूल महिला की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे कि आपका गद्यांश दे दिया जाएगा जिसके आधार पर आप लोग अपने गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके पश्चात आप लोग अपना उत्तर देखेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न को देखने के पश्चात, प्रश्न को पढ़ने के पश्चात आप लोग उसका उत्तर भी आप उसी हिसाब से देंगे जो आपका गद्यांश कहता है। बहुत ही सरल प्रश्न पत्र में आते हैं और 10 नंबर बड़े आराम से आप सभी को मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से एक नए इसी से संबंधित या किसी अन्य टॉपिक्स को लेकर के आगे मिलेंगे विस्तृत चर्चा करते हुए। आप सभी इसको देखें, पढ़ें, समझें, सुनें, उसको विश्लेषण करें। अगर कोई समस्या होती है तो आप अपनी समस्या को रखें, आपकी समस्या का समाधान होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।